नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल द माइक्रो स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में भी हमने बात किए थे यूरोपियों के आगमन पर। और यूरोपियों के आगमन में हमने कल देख लिए थे पुर्तगाली और डच। अब आज हम बात करेंगे ब्रिटिश कंपनी पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर, मतलब अंग्रेज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले हम एक बात बता देते हैं आपसे, क्योंकि चैनल में हमारे इससे पहले वाले वीडियो पे नीचे कमेंट्स आए स्टूडेंट्स लोगों के कि सर करियर गाइडेंस पे वीडियो बनाइए। और हमारे मित्र जो कि एमपी में पढ़ाते हैं, मतलब बच्चे लोग को गाइड करते हैं, सुभाष चौधरी सर और महेंद्र रांगडाले सर, इनकी रिक्वेस्ट और इनके स्टूडेंट की रिक्वेस्ट, हमारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट, इन सबको ध्यान में रखा गया है। इन सब की रिक्वेस्ट है कि आप करियर गाइडेंस पे एक वीडियो बनाइए। तो हम करियर गाइडेंस पे जल्दी ही एक वीडियो लेकर आएंगे, हो सके तो इसी संडे को लेकर आएंगे। तो आप जब तक के लिए ये वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ब्रिटिश कंपनी पर, तो हम इस पर बात कर लेते हैं। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पर बात करते चलेंगे, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी के बारे में तो हम जैसे जैसे आधुनिक भारत अभी आगे बढ़ते चलेंगे तो उसमें इसकी चर्चा होते चलेंगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1588 में फैक्ट वाइज बात करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और जो इसमें डिटेल्स है तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो समानांतर तौर पर पढ़ते ही चलेंगे पूरे आधुनिक भारत के इतिहास में। ठीक है, तो 1588 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नौसैनिक, 1588 में ब्रिटिश साम्राज्य ने या ब्रिटिश की सरकार ने नौसैनिक श्रेष्ठता प्राप्त कर ली। मतलब अपनी नौसेना को मजबूत किया और समुद्र के रास्ते कई सारे क्षेत्रों की ओर गमन किए। यहाँ से उनका व्यापार मजबूत हुआ, तो नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित कर ली। कितने 1588 में नौसेना के स्तर पर श्रेष्ठ बन गए, और पूर्वी देशों की ओर या पूर्वी क्षेत्रों की ओर व्यापार के लिए कदम बढ़ाया। पूर्वी क्षेत्रों की ओर व्यापार के लिए कदम बढ़ाया। कब? 1588 में। फिर इसके बाद बात करते हैं इसी के कुछ समय पश्चात, ये तो की हमने ब्रिटिश सरकार ने नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित की। ठीक है, 1599 में इस कंपनी की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश कंपनी की स्थापना होती है। और इसे प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया जाता है। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 15 वर्षों के लिए व्यापार, मतलब यही करेंगे, इनके ही अधिकार में होगा, मतलब इन्हीं का अधिकार है, तो इनका एकाधिकार इनको दे दिया गया 15 वर्षों के लिए। ठीक है, लेकिन इसके कुछ समय पश्चात 1609 में ब्रिटिश सम्राट 1609 में ब्रिटिश सम्राट
जेम्स फर्स्ट, ब्रिटेन के जो राजा थे उसको बोले ब्रिटिश सम्राट। तो ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट ने 1509 में इस एकाधिकार को, जो इनको 15 वर्षों के लिए मिला था, इस एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। मतलब 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, हम अब आगे चर्चा करते हैं। इन्हें एकाधिकार प्राप्त हो गया, व्यापार करने के लिए इनको अधिकार मिल गया भारत में। ठीक है, अब इसी क्रम में पंद्रह सौ आठ 1608 में कैप्टन हॉकिंस, नाम सुने होंगे आपने, कैप्टन हॉकिंस, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहले नाम सुने होंगे इसलिए बोला मैंने, आप लोग केबीसी देखते होंगे। ठीक है, तो केबीसी में अभी पिछले सेशन में ये शायद कैप्टन हॉकिंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा इसको, और एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि कैप्टन हॉकिंस के बारे में क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से सुनिए फिर बताते हैं आपको। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में एक व्यापारिक मंडल भारत भेजा गया। ठीक है, व्यापारिक मंडल भारत भेजा गया। कब? 1608 में। तो भेजा गया। इस समय भारत में मुग़लों का समय चल रहा था। तो इस समय मुग़ल सम्राट थे कौन? जहांगीर। तो ये इन्होंने जहांगीर से अनुमति लेकर 1608 में अपने प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। जहांगीर से अनुमति लेकर व्यापारिक मंडल जो आया था कैप्टन हॉकिंस नेतृत्व में, तो इन्होंने जहांगीर से अनुमति लेकर प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। अब ये कहाँ की? तो प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना इन्होंने कहाँ की, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है, सूरत में। तो इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत हो जाता है, जो कि जहांगीर से अनुमति लेकर कैप्टन हॉकिंस के द्वारा की गई थी। ठीक है, जहाँ कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में जो व्यापारिक मंडल आया था उसके द्वारा की गई थी सूरत में। ठीक, तो ये नाम याद रखिएगा आप, कैप्टन हॉकिंस। क्वेश्चन ऐसा बना था कि जो जहांगीर के समय में जो एक ब्रिटिश व्यक्ति आया हुआ था हॉकिंस, ऑप्शन में वहाँ दिया होता हॉकिंस, वो कौन था? ठीक है, जो आया हुआ था तो कौन था? तो वहाँ पर कैप्टन अगर से याद रहता तो भी क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि वहाँ पर ऐसे मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है, पर वहाँ बात हुई थी कि जिस जहाज़ से आया गया था उसका कैप्टन कौन था। ठीक है, तो ये खुद ही एक कैप्टन था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस आया था। ठीक है, इस समय मुग़ल बादशाह जहांगीर था, प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं।
चूँकि यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इसलिए हम इस टाइप से पढ़ाते हुए चल रहे हैं। यहाँ कुछ ज़्यादा समझाने का है भी नहीं है, ठीक है। सन की बात है तो आपको इस क्रम में हम बता रहे हैं और इस क्रम में बताते चल रहे हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए, ठीक है। तो आपको इसके बाद तो हॉकिंस के बारे में बात कर ली हमने। इसके पश्चात 1668 में 1668 में बंगाल का सूबेदार, ठीक है, सॉरी ये 68 नहीं है, 98, 1698। तो 1698 में बंगाल का सूबेदार कौन था? अजीमुसान था। इस सूबेदार एक पद हुआ करता था। चूँकि इस समय दिल्ली प्रशासन मुग़लों का था, तो मुग़लों का क्षेत्र जहाँ तक विस्तृत था, उनका साम्राज्य जहाँ तक विस्तृत था, तो वहाँ पर उन्होंने सूबेदार के पद बनाए हुए थे, जहाँ पर अजीमुसान नियुक्त था, ठीक है। इस सूबेदार के पद के बारे में हम जब मुग़ल पढ़ेंगे मिडाल हिस्ट्री में तो इस पर अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अजीमुसान था। अजीमुसान ने, बंगाल का सूबेदार अजीमुसान ने 1698 में गोविंदपुर सूतानती और कलिकाता की जमींदारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की, ताकि ये अब इनको प्रदान कर दिए हैं इन्होंने, ठीक है। याद रखिएगा 1698 बंगाल का सूबेदार कौन था? अजीमुसान था उस टाइम, ये भी याद रख लीजिएगा। तो इन्होंने गोविंदपुर, सूतानती और कोलकाता की जमींदारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की, ठीक है। अब और फिर आगे चलकर इन्हीं क्षेत्रों को मिलाकर गोविंदपुर, सूतानती और कोलकाता, इन्हीं तीनों क्षेत्रों को मिलाकर जॉब चार्नॉक ने फोर्ट विलियम की स्थापना की। गोविंदपुर, सूतानती और कलिकाता, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर जॉब चार्नॉक ने फोर्ट विलियम की स्थापना की। फोर्ट विलियम, इसी को कोलकाता नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से कोलकाता की स्थापना जॉब चार्नॉक के द्वारा की गई, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि कलकत्ता या कोलकाता की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये जॉब चार्नॉक के द्वारा की गई थी। जॉब चार्नॉक के द्वारा की गई थी, किन किन क्षेत्रों को मिलाकर की गई थी? तो आप नाम याद रखिएगा, गोविंदपुर, सूतानती और कलिकाता। नाम याद रखिएगा, आपको नाम याद करवाते हैं। गोविंदपुर, सूतानती और कलिकाता, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर जॉब चार्नॉक ने फोर्ट विलियम की स्थापना की थी, ठीक है, जिसको कोलकाता नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से कोलकाता की स्थापना जॉब चार्नॉक के द्वारा की गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा, ठीक है, याद रख लीजिए याद। 1698 बंगाल का सूबेदार अजीमुसान, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। कनेक्ट तो आप खुद कर सकते हैं। गोविंदपुर, सूतानती, कलिकाता, सिर्फ ये नाम ऐसे देख लीजिए और कहानी के रूप में इसको पिरो के याद रखिए, ताकि हिस्ट्री आपके लिए बोझिल ना होकर आसान हो जाए। आपको मैं ऐसी हिस्ट्री पढ़ा दूंगा कि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे, ताकि आप कभी भी कोई भी बुक पकड़े तो आपको हिस्ट्री से बोझिल नहीं लगेगा। आप उस बुक को पकड़ के ऐसा लगेगा आपको काफ़ी आसान है, आपको मज़ा आने लगेगा पढ़ के, क्योंकि हम ऐसे पॉइंट्स में आपको पढ़ाएंगे कि आप
हिस्ट्री पढ़ना सीख जाएंगे। और कोई टीचर वही अच्छा होता है जो आपको पढ़ाए ना, पढ़ना भी सिखा दे, ठीक है। चूँकि कोई टीचर पढ़ा के तो चला जाता है, फिर उसके बाद पढ़ना नहीं आता है, नई जो बुक्स आती है हमारे पास तो उसको पढ़ना नहीं बनता है, तो इन सब चीज़ों से फिर हम पिछड़ जाते हैं और सिर्फ टीचर पर डिपेंड रह जाते हैं। तो हमको टीचर्स पे डिपेंड नहीं रहना है, सिर्फ टीचर पे डिपेंड नहीं रहना है, अपनी मेहनत भी करनी है आगे चल के, ठीक है। तो हम आपको पढ़ने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ पढ़ना भी सिखा देंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए 1717 की। ये आपको सन इसलिए मैं पहले लिखवा दे रहा हूँ ताकि ऐसे आप सन क्रम से लिखेंगे और उसके बाद हम जो भी आगे पॉइंट्स है उसको क्रमबद्ध तरीके से कहानी के रूप में पिरोते चलेंगे तो हिस्ट्री आसान हो जाएंगी। यही चीज़ आपको पढ़ते समय भी हमेशा ध्यान रखिए। सन आप भूल भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको याद आ जाएंगे, ठीक है। तो सन पे ज़्यादा फोकस ना करना है, ठीक। तो 1717 में मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर। 1717 में कौन था मुग़ल बादशाह? फर्रुखसियर। 1717 में मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर था। इसने एक फरमान जारी किया। फरमान मतलब घोषणा या किसी प्रकार के दस्तावेज मान लीजिए इसको, ठीक है। फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया 1717 में, जो कि मुग़ल बादशाह था, और इसके माध्यम से बंगाल की जमींदारी फरमान में क्या था कि बंगाल की जमींदारी किसने? मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर ने ब्रिटिश कंपनी को दे दी। ब्रिटिश कंपनी को सौंप दी, ठीक है, सौंप दी। अब इसने ऐसे ही तो नहीं सौंप दी होगी। ब्रिटिश कंपनी क्या देती थी इन्हें, किस बदले में सौंपी थी जमींदारी? तो ये जमींदारी के बदले, फरमान में था कि जमींदारी के बदले ब्रिटिश कंपनी मुग़ल बादशाह को 3000 रुपये वार्षिक देगी, ठीक है। तो फरमान में था कि ब्रिटिश कंपनी मुग़ल बादशाह को 3000 रुपये प्रति वार्षिक देगी, और जब 3000 रुपये वार्षिक देगी तो बंगाल की जमींदारी इनको दे देगी। अब ये यहाँ से कर वसूलेंगे, ठीक है। तो इनको जमींदारी मिल गई 1717 में। तो ये हो गई हमारी बात ब्रिटिश कंपनी की। चूँकि हमने बात कर ली है ब्रिटिश कंपनी की, ऐसा नहीं है कि इस पे और चर्चा नहीं कर सकते, इस पे तो चर्चा करने लगेंगे तो काफ़ी क्लासेस निकल जाएंगी, पर इसको समय समय पे आगे आधुनिक भारत के इतिहास में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी उस हिसाब से देखेंगे। ये तो हमने ऐसे छोटे मोटे फैक्ट्स पे बात कर ली कि चूँकि यहाँ पर पढ़ना था इसलिए। अब इसको ब्रिटिश कंपनी को हम आगे पढ़ते चलेंगे आधुनिक भारत के इतिहास समानांतर तौर पे, ठीक है। तो अब हम इसके बाद बात कर रहे थे, हमारा नंबर क्या था, आपके सिलेबस में भी होगा, देखे होगे। पहला तो हो गया था हमारा क्या, पुर्तगाली के बाद डच के बाद अंग्रेज या ब्रिटिश कंपनी। अब इसके बाद क्या था, डेनिश कंपनी की बात करेंगे। तो देखिए डेनिश कंपनी की स्थापना 1600
16 में हुई, कहाँ, डेनमार्क में। ठीक है, डेनमार्क में हुई 1616 में डेनिश कंपनी की स्थापना। डेनिश डेनमार्क के निवासी थे, ये भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है तो स्थापना की बात हुई। ये तो सीधे समझ में आ रहा होगा, फिर भी याद भी रखिएगा, क्योंकि कई बार कई स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। फिर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे बात की जाए तो इन्होंने ट्रंकोबार, इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फैक्चुअल बात करेंगे कि डेनिश कंपनी पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो इन्होंने ट्रंकोबार तमिलनाडु इन्होंने ट्रंकोबार तमिलनाडु में अपने प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। ठीक है, 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई, 1616 में। कहाँ हुई, डेनमार्क में हुई। डेनिश कहाँ के निवासी थे, तो डेनिश डेनमार्क के निवासी थे। इन्होंने अपने प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की, भारत में। कहाँ की, तो भारत में ट्रंकोबार तमिलनाडु की। ट्रंकोबार कहाँ है, ये आप देख लीजिए, ये वाला क्षेत्र जो है इधर वाला, इसको ट्रंकोबार बोलते हैं तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। ट्रंकोबार तमिलनाडु में इन्होंने अपने प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। एक नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। इन्होंने आगे चलकर अपनी कंपनी या अपने जितने व्यापारिक केंद्र थे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिए। ब्रिटिश कंपनी को बेच दिए। ठीक है, तो आगे चलकर इन्होंने अपनी व्यापारिक केंद्र जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी। ठीक है, अब तो ये तो बात हो गई हमारी किस पे, डेनिश कंपनी पे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे ये तो हो गई डेनिश कंपनी की बात। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम फ्रांसीसी कंपनी पे बात करेंगे। फ्रांसीसी फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, फ्रांसीसी फ्रांस के निवासी थे और इसमें पॉइंट वाइज बात करेंगे। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, 1664 में। फ्रांस के राजा होती तो किसके प्रयासों से होती, वो देख लीजिए। फ्रांस के राजा थे लुई 14, मतलब लुई 14। इनके मंत्री थे कोलबर्ट। ठीक है, तो लुई 14, फ्रांस के राजा लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कब, 1664 में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात की जाए तो 1668 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक व्यापारिक मंडल भारत आता है और अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना करता है। प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना करता है कहाँ, व्यापारिक केंद्र की स्थापना करता है। कहाँ करता है, सूरत में। सूरत से आपको याद आ रहा होगा कि प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत की, इससे पहले भी किसका रह चुका है, अंग्रेजों ने भी प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत बनाया था और फ्रांसीसियों का भी प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत है। इसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट पे बात की जाए तो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि प्रथम व्यापारिक मतलब प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो ये डुप्ले था। ठीक है, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं अच्छे से फ्रांसीसी को। प्रथम गवर्नर कौन था? डुप्ले था। फिर आगे चलकर क्या होता है कि ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी इन दोनों के बीच युद्ध होते हैं। इन दोनों के बीच युद्ध होते हैं, तीन युद्ध होते हैं, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का सेकेंड युद्ध, ठीक है, कर्नाटक थर्ड युद्ध, इन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का मुद्दा क्या था? इस युद्ध का मुद्दे की बात की जाए, मुद्दा भी याद रखिएगा, तो ये हैदराबाद और कर्नाटक इनके उत्तराधिकार के मुद्दे पर यह युद्ध लड़ा गया था। फिर आगे चलकर, ठीक है, ये तो हो गई युद्ध की बात। तो ये याद रखिएगा इन युद्धों को हम आगे और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ नाम लिख के छोड़ दे रहे हैं हम, क्योंकि आगे इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो तीन युद्ध लड़े गए थे, कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध, सेकेंड, थर्ड, ये तीन युद्ध लड़े गए थे जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच लड़े गए थे। किन मुद्दे पर? तो हैदराबाद और कर्नाटक के मुद्दे पर लड़े गए थे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो डुप्ले की बात करते हैं थोड़े से, जो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे। तो राजनीतिक हस्तक्षेप कर आर्थिक लाभ लेने की जो संकल्पना थी, ये डुप्ले से शुरू होती है। ठीक है, जिसे आगे चलकर क्लाइव ने इसको अच्छे से कूटनीतिक तरीके से लागू किया। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम नेक्स्ट और शायद अंतिम पॉइंट है इसका ये, क्योंकि इसके बाद फ्रांसीसियों का खात्मा होने वाला है। इसके बाद एक युद्ध होता है 1760। ठीक है, 1760। तो 1760 में एक युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध होता है। तो वांडीवास का युद्ध किसके बीच होता है? वही अंग्रेजों मतलब ब्रिटिश और वर्सेस फ्रांसीसी। चलिए इसको बढ़िया से लिख देते हैं, आपको समझ नहीं आएंगे ऐसे में, उससे तो आ रहा होगा। ठीक है, तो ये किसके बीच होता है? अंग्रेजों के बीच अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, ये युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है और फ्रांसीसियों की हार होती है। अर्थात वांडीवास के युद्ध में, इसको याद रखने का तरीका बताते हैं हम आपको, याद रखिए। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, इसको याद रखने का तरीका रखिए। इसमें ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वास कर दिया मतलब समाप्त कर दिया। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा कि 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक युद्ध हुआ था, उसका नाम क्या था? वांडीवास। याद रखने का तरीका, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वास कर दिया था वांडीवास के युद्ध में। ठीक है, तो यहाँ से फ्रांसीसियों की समाप्ति हो जाती है। अब ये इतने कमज़ोर क्यों थे कि अंग्रेजों से हार गए? इनके
कमजोरी के, इनके कमज़ोर होने के कारण भी थे। जैसे कि आपको एक बात बताना हम भूल गए शायद, तो हम यहाँ पर बता देते हैं। इनकी कमजोरी का एक मुख्य कारण था कि ये पूर्णतः सरकारी कंपनी मान लीजिए, मतलब ये सरकार के नियंत्रण में थी, पूर्णतः सरकारी, अर्थात जब तक फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा इनको कोई आदेश नहीं दिए जाएंगे, तो ये अपने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हुआ करते थे, ये अपने मन से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। निर्णय ले रहे हैं तो निर्णय में देरी हो जा रही है। ठीक है, अब कोई युद्ध करने गया हुआ है, वहाँ पर निर्णय में देरी हो जा रही है। तो इन सब चीज़ों से ये कमज़ोर दिखाई देते हैं। ठीक है, सैनिक समन्वय नहीं था, क्योंकि सरकारी कंपनी है, आप जानते हैं सरकारी जो अधिकारी होते हैं इनमें काफ़ी होता है, प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं। तो इन सब चीज़ों से ये कमज़ोर पड़ गए, और इनकी कमज़ोरी के कारण ये बांडीवास के युद्ध में 1760 में पराजित हुए, और इसके बाद फ्रांसीसी कंपनी कमज़ोर हो गई। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया फ्रांसीसी कंपनी। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आपसे ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार के बारे में, कि उन्होंने अपना विस्तार कैसे किया, बंगाल, मैसूर, पंजाब, हैदराबाद, ये सब चीज़ें देखेंगे आप आगे वाले लेक्चर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा यूरोपियों का आगमन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चंस है, आप कमेंट में बताइए, ताकि हम उस कमेंट को पढ़ के हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, आपके क्वेश्चन का जवाब दे सके। क्योंकि हमें तो पता कमेंट्स के माध्यम से ही चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट्स में बताइए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।